हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें सॉल्यूशन में आगे न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। कल भी अपने न्यूमेरिकल बहुत सारे सोल्व किए थे, उसमें अपन ने प्रास और दाब के आधार पर जो न्यूमेरिकल थे उनको सोल्व किए थे। तो आज अपनी क्लास के अंदर है आगे जो न्यूमेरिकल्स है, तो मैंने बोर्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है वो लिखा हुआ है 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल जो है मोलरता का आपने पहले भी किया है, बाकी और भी जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और इनकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हल देखें आप। 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हल है, यहां पर 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है, यानी यहां पर NaOH का द्रव्यमान। तो NaOH का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान को लिख देंगे WB से, विलय का द्रव्यमान है, तो WB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 ग्राम। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है? 500 ml। ml का मतलब आयतन, यानी विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसे लिख देंगे? V ml से। कितना दिया हुआ है? 500 ml। ठीक है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलरता का फॉर्मूला होता है M बराबर WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा V ml। भाई मोलरता का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था, M इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB गुणा V ml, ये फॉर्मूला था। तो हमारे पास WB का मान भी दिया हुआ है, V का मान भी दिया हुआ है, MB विलय का अणुभार नहीं है यहाँ पर, तो विलय का अणुभार हमने को लिखना पड़ेगा। तो विलय कौन सा पदार्थ है यहाँ पर? NaOH। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर NaOH का अणुभार, तो ये क्या हो जाएगा? MB इज इक्वल NaOH। सोडियम का कितना होता है अणुभार? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40। अब क्या करेंगे? मोलरता पूछिए, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा V ml। अब इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए M इज इक्वल 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500। यहां से ये कैंसिल आउट होगा तो ये 2 हो जाएगा। यहां पर इसको हल करोगे आप, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा 10 और ये 40, एक जीरो से एक जीरो यहां भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहां पर कितना हो गया? 1/4। तो 1/4 का यदि हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 m। वैसे 0.25 आ जाएगा कंप्लीट, तो लेकिन पॉइंट के बाद में आप एक डिजिट तक भी हल कर सकते हो। तो ये अपना सवाल हुआ मोलरता का। तो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपने को दिया क्या गया है, और देने के बाद उसमें पूछा क्या गया है, और पूछने के बाद उसका आपका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला यदि आपको अच्छे से आता है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि फॉर्मूला ही आपको याद नहीं कि मोलरता का क्या फॉर्मूला है तो इसमें दिक्कत होगी। तो मोलरता में हमें 5 ग्राम NaOH दिया हुआ था, NaOH का द्रव्यमान तो WB का मान लिख दिया हमने। यहाँ विलयन का आयतन कितना दिया हुआ था? 500 ml। विलयन का आयतन 500 ml लिख दिया। NaOH का अणुभार तो MB है NaOH, तो यहाँ पर कितना हो गया? 40। फॉर्मूला था M बराबर WB गुणा 1000 अपॉन MB गुणा V ml। एक बात बार बार मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर आप विलय को B माना है तो B भी लिख दिया, यदि आप A मानोगे विलय को तो यहाँ WA हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू लिखी और इसको सोल्व किया। तो ये पहले क्वेश्चन का क्या हो गया? अपना सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको नोट करें आप।
समझ में आया होगा आपके जरूर, और इसको आप साथ में नोट भी कर लिया करो। समझ में आने के बाद में नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता लिखिए। तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता में यहां पर अपने को कोई वैल्यू नहीं दी हुई। देखिए शुद्ध जल के लिए द्रव्यमान और जो आयतन होते हैं वो होते हैं फिक्स होते हैं। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान और आयतन को क्या करना पड़ता है, मानकर चलना पड़ता है निश्चित। जैसे देखिए इसका हल करें हम, तो यहाँ पर देखो शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध जल के लिए क्या होगा, मोलरता पूछिए तो डब्ल्यू बी जो है, डब्ल्यू बी क्या होता है, विलेय होता है। डब्ल्यू बी क्या मान लेंगे, 1000 ग्राम। और आयतन भी कितना मान लोगे, दोनों इक्विवेलेंट लेना पड़ते हैं, समान, द्रव्यमान और आयतन। ये ले लिया हमने आयतन। इसके बाद में जल है, तो जल क्या है, यहां पर जल का क्या ले लेंगे, अणुभार। जल का अणुभार, अणुभार किसे लिखते हैं, एमबी से। तो यहां पर जल का अणुभार कितना होता है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। ये अणुभार की यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स। यहां पर मोलरता पूछी है, तो मोलरता का फॉर्मूला अभी लिखा था, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी गुणा वी एम एल, राइट है। तो यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, डब्ल्यू बी कितना है, 1000 इंटू 1000 अपॉन 18 गुणा 1000। तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर है 1000 में हमें कितने का भाग देना है, 18 का। तो ये आ जाएगा 55.5 एम। तो शुद्ध जल की जो मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता को अपने को क्या करना है, दोनों वैल्यू बराबर, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान भी कितना मान लिया, 1000, और आयतन भी कितना मान लिया, 1000 ml। अणुभार जल का कितना होता है, 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। एम मोलरता का फॉर्मूला क्या आता है, डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा वी एम एल। तो 1000 गुणा 1000 बटा 18 इंटू 1000 इक्वल 1000 बटा 1000। तो क्या आ जाएगा, 55.5 एम मोलरता। तो ये अपने सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया, हल हो गया। तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। तो तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पर 10% डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू जलीय H2SO4 विलेन की मोलरता ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट करें। क्वेश्चन सरल है काफी, और थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जो है वो हर साल एग्जाम में आता है। तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे तैयार होने चाहिए। कल भी न्यूमेरिकल कराए थे, इससे पीछे भी आपको जो न्यूमेरिकल कराए, जितने भी न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो उतार लिया होगा आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है 10% डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू जलीय H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। 10% डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू जलीय H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए इस परसेंट, देखो प्रतिशत का जो सवाल आता है ये कैसा कल भी आया था। तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पर होता है 100 लेना पड़ेगा, टोटल विलियन 100 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 10% जलीय H2SO4, यानी H2SO4 जल में घुला हुआ है। तो देखिए सबसे पहले H2SO4 का क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। जितना भी प्रतिशत है वो द्रव्यमान को बताएगा, जितना भी प्रतिशत है यहाँ द्रव्यमान को बताएगा। टोटल विलियन कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का देखना, H2SO4 का द्रव्यमान हो जाएगा, WB से लिख दें 10 ग्राम।
अच्छा एक बात ध्यान दें आप, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, H2SO4 10 है तो जल कितना बच जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100। तो यहां पर जल का द्रव्यमान, इसे WA से लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 90 ग्राम। एक प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ H2SO4 10 हो गया, तो अपना जल कितना बचेगा, 90। और आपको बताया था जल हमेशा क्या होता है, विलायक का ही कार्य करता है। मिश्रण में जल हमेशा विलायक का ही कार्य करता है। तो ये विलायक हो गया, जो कम होगा वो विलेय होगा, ज्यादा होगा वो विलायक होगा। आगे देखिए अपने को H2SO4 का क्या लेना पड़ेगा, अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, 98 ग्राम मोल इनवर्स। पूछा क्या गया है, मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB गुणा WA। इसमें आता है विलाय का द्रव्यमान। मोलरता और नॉर्मलता में फर्क ध्यान रखना, मोलरता में तो यहाँ आता है आयतन VML, और मोलरता में क्या आता है, WA, विलाय का द्रव्यमान आता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर 10 इंटू 1000 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 98 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 10 से 10 क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें इसका क्या देना है, भाग देना है, 1000 में भाग इसका देना है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.13। इसको हल करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.13। भाई 1000 में आप इसको 98 और 9 को मल्टीपल करके इसका डिवाइड बाय करोगे तो कितना आएगा 1.13। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस काफी सिंपल भी है, लेकिन वही बात है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले याद होने के बाद में उसमें आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि अपने को दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो जो पूछा गया उसका फॉर्मूला आना जरूरी है। तो ये अपना क्वेश्चन था, 10% दिया था, तो 10% प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है, तो टोटल विलियन 100 लेंगे अपन। तो 100 लेंगे तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना लिख दिया मैंने, 10 ग्राम। तो बच गया कितना, 90। तो जल का द्रव्यमान कितना हो गया, 90 ग्राम। H2SO4 का अणुभार, तो MB बराबर 98 ग्राम मोल इनवर्स। M का फॉर्मूला WB इंटू 1000 अपॉन MB गुणा WA। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और उसका हल सॉल्व करेंगे। तो ये अपना हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले एक बार आप इसको आप क्या करें, नोट कर लें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं, तो इसको नोट करें आप, और इसके बाद में अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिंपल सा है, नोट कर लिया होगा आपने। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर उसको बताएं कि भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है आपने, सेकंड किया है, थर्ड किया है, फॉर्मूले बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल हैं। ऐसे न्यूमेरिकल अपने पीछे भी किए हैं, और फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने ही हैं। तो आपने उतार लिया होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। हमें टेम्परेचर की गणना करनी है, तो टेम्परेचर की गणना करने के लिए यहां पर बताया गया विलयन किस ताप पर जमेगा। देखो जमना, तो किसी पदार्थ का जो जमना है उसके लिए अपने जमने के लिए टॉपिक पढ़ा था हिमांक। हिमांक का मतलब होता है जमना, और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो जमना है, तो यहाँ पर पहले तो देखो आपको आइडेंटिफाई ये तो हो गया कि जमना, इसका मतलब ये कौन से फॉर्मूले में से चलेगा, हिमांक। और हिमांक का हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था, हिमांक अवनमन पढ़ा था। तो हिमांक अवनमन के जो फॉर्मूले, उससे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब पहले तो आपको वही है कि अपने को दिया क्या क्या गया है। तो एक इसमें देखिए, सबसे पहले
इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 250 ग्राम जल में 54 ग्राम। तो दो पदार्थ है, एक 54 ग्राम दिया, एक दिया है 250 ग्राम दिया हुआ है। एक यहां पर है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। एक इसमें ब्रैकेट में एक वैल्यू और दी हुई, केएफ की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये और दिया हुआ। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें आप, 2 ग्राम की मात्रा है, 250 ग्राम और 54 ग्राम। तो हिमांक अवनमन का जो फॉर्मूला है, हिमांक अवनमन का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी एम बी गुणा डब्ल्यू ए, राइट है, ये पढ़ा था हमने। अब यहां पर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ये हिमांक को बताएगा, भाई ये बताएगा किसको, हिमांक अवनमन को बताएगा। अब यहाँ केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। अब देखो यहां पर अपने पास क्वेश्चन में केएफ की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी की वैल्यू दी हुई है, बी विलय को बताएगा, तो विलय कितना है 54 ग्राम। डब्ल्यू ए की वैल्यू भी दी हुई है, विलायक, विलायक कितना है 250 ग्राम। अब यहां पर देखो ये एम बी क्या है, विलय का अणुभार दिया गया है, तो एम बी विलय का जो अणुभार है, तो विलय यहां पर कौन सा पदार्थ है 54 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहां पर क्या लिखेंगे, एम बी क्या है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अणुभार, अच्छा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं C6H12O6, तो ये इसका लिख दिया अणुभार 180 ग्राम मोल इनवर्स, राइट है। अब यहां पर ये वैल्यू जो है वो यहां इस फॉर्मूले में नोट करेंगे हम, डेल्टा यहां भी नोट कर सकते हैं, ये कर देते हैं इसको, डेल्टा टीएफ इज इक्वल 1.86 गुणा 1000 गुणा 54 अपॉन 180 गुणा 250, ये वैल्यू है इसमें। तो अपने वैल्यू लिख दी सारी की सारी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये 1.86 है, यहां पर ये कैंसिल आउट होगा 4 आ गया, ये 54 है, यहाँ पर 180 है, इसको भी आप कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे 2 से मल्टीपल हो सकता है भाई, इसको आप 2 से मल्टीपल करते हो तो यहां पर है ये वैल्यू 2 से भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 4 27, यहां पर कितना आ जाएगा, वैसे 2 से मल्टीपल करोगे तो 27 हो जाएगा, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, ये 3 से करता तो 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर अपन हल करेंगे 1.86 गुणा 4 इंटू 9 और इसको डिवाइड बाई करेंगे 30 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल 2.23 केल्विन आएगा। यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टीएफ की वैल्यू। तो पहले तो अपने को यहाँ पर हिमांक का अवनमन जो है वो डेल्टा टीएफ का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहां पर इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाता है। तो यानी उस ताप के लिए जल है, तो जल किस ताप पर जमता है, तो जल जमता है 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273। तो देखो जल है, यहां पर लिख सकते हैं जल है 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273.15। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान कितना होता है 273.15।
तो जल 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273.15 केल्विन पर जमता है। अब यहां पर देखिए आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल पढ़ा है टी नॉट एफ माइनस टी एफ पढ़ा है आपने। तो हमें पूछा गया है उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम, तो उस ताप की हमें गणना करनी है। तो यानी विलयन किस ताप पर जमेगा। तो यहां पर विलयन, तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान दी, हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू है टी नोट एफ। नोट किसको बताता है? विलायक को बताता है। मैंने बताया था आपको भाई नोट आता है तो नोट किसको बताता है? विलायक को। ये पीछे वाला टॉपिक एक बार देख लेना आप, वहां पर सारी बताया हुआ आपको। डेल्टा टी एफ तो किसका बताएगा? हिमांक अवनमन को बताएगा। टी नोट एफ किसको बताएगा? विलायक का हिमांक। और ये टीएफ किसको बताएगा? विलयन का हिमांक। तो यहां पर देखो 273.15 ये जल है तो जल विलायक क्या? तो थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर टी नोट एफ की वैल्यू कितनी है? यहां लिख देता हूं उसको, देखो डेल्टा टीएफ का तो मान आपके पास आ गया 2.23 केल्विन। टी नोट एफ का, डेल्टा टी नोट एफ, टी नोट एफ, टी नोट एफ का मान यहां पर है 273.15 केल्विन। अब ये दोनों वैल्यू यहां पर रखेंगे तो देखो रखते हैं यहां पर 2.23 इज इक्वल 273.15 माइनस टीएफ। अब यहां पर ये टीएफ है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो इसको आप सोल्व करोगे तो टीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 270.92 आ जाएगा। 270 एक बार देख लो उसको, यहां पर अपन लिख कर देख लेते हैं 270.92। देखो इसको दोबारा देख लेना एक बार आप, ये इधर आएगा तो जाएगा टीएफ इज इक्वल 273.15 माइनस 2.23। तो यानी यहां से देखो इसको हल करते हैं, टीएफ 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। राइट है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये इसको देगा तो यहाँ पर भाई इसको यहाँ पर देख लो आप 273.15, इसमें से 2.23 है तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। राइट है। यहाँ पर ये देखो इसके बाद में ये 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है। इसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 0। तो 270 पॉइंट कितना आ जाएगा? 270.92 केल्विन आ जाएगा। इस सवाल का हल इस प्रकार होगा। तो एक बार इसको दोबारा देख लें। उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। केएफ का मान दिया हुआ है। तो ताप की गणना करनी तो सबसे पहले जमने के लिए हिमांक अवनमन का आपको टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। राइट है। अब यहाँ पर देखो केएफ का मान अपने को दिया हुआ था, केएफ बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर देखो इसमें एक तो डब्ल्यू बी और एक डब्ल्यू ए, कम वाला विलय होता है, ज्यादा वाला विलायक। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू दी हुई है 54 ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू दी हुई है 250 ग्राम। यहाँ पर ग्लूकोज विलय है, ये विलय का अणुभार को बताता है एमबी। तो विलय का अणुभार ग्लूकोज विलय है तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 ग्राम मोल इनवर्स। डेल्टा टीएफ यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखी, इस फॉर्मूले में 1.86 गुणा 1000 इंटू 54 अपॉन 180 गुणा 250। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा टीएफ का मान 2.23 केल्विन। अब यहाँ पर आपको ये पता कि जल जो है, जल 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस का अर्थ कितना होता है? केल्विन है 273.15 केल्विन पर जमता है। तो यहाँ पर जमने का तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हिमांक अवनमन के लिए? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो अपने पास डेल्टा टीएफ तो निकाला था 2.23 केल्विन और टी नॉट एफ जो है, टी नॉट एफ कितना आ गया? 273.15 जल का हिमांक। फॉर्मूले में वैल्यू रखी है हमने, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो टीएफ इज इक्वल कितना आ गया? 273.15 माइनस 2.23। तो इसको सोल्व किया तो टीएफ बराबर 270.92 केल्विन आ जाएगा।
तो ये इस प्रकार ही अपना जो फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। तो क्वेश्चंस देखो सिंपल है, लेकिन वही बात है फॉर्मूला आपको ना वो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में जो जो वैल्यू है उसको आपको क्वेश्चन में से पहचान आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है, और उसको देने के बाद उस फॉर्मूले में पुटअप करना है, उसको सोल्व करना है। तो उसको आप नोट करें। इसके बाद में नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस है उनकी चर्चा करते हैं। तो इसको नोट करें पहले तो आप। इसके बाद में कुछ आगे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, कल भी आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, आज भी न्यूमेरिकल्स का काम चल रहा है। तो न्यूमेरिकल आपकी समझ में भी आई होंगी। एक बार इनकी प्रैक्टिस वापस करना इनको नोट करने के बाद में, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपकी ये समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे देखो आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चंस में और बता रहा हूं, किसी विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव लिखिए। देखिए किसी विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव, ये क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिलेंगे, अभ्यास प्रश्नों में मिल सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चंस है उसको खुद भी थोड़े स्वयं भी आपको कुछ हल करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है उनका मैं हल आपको बता देता हूँ। किसी विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव लिखिए। देखिए विलयन की मोलरता है उस पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। एक तो मोलरता होता है, एक होता है मोलरता होता है। तो मोलरता जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होता है, जबकि आयतन प्रभावित होता है। इसलिए ऐसी कौन सी सांद्रता की इकाई है ऐसा पूछ ले कि जो ताप से प्रभावित होती है, तो ताप से वही इकाइयां प्रभावित होती है जो आयतन पर निर्भर करती है। तो यहाँ ताप बढ़ने पर क्या होता है, विलयन की मोलरता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन भी बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, निम्न यौगिकों को वांट हाफ गुणांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो एक क्वेश्चन है 0.1 m KCl है, 0.1 m Al2SO4 का ट्राइस है, 0.1 m C12H22O11 है, और 0.1 m CaCl2 है। देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्न यौगिकों को वांट ऑफ गुणांक के बढ़ते क्रम में लिखिए।
तो वन टॉप गुणनांक जो है वो हमने पढ़ा था, लेकिन देखो सबसे पहले वन टॉप गुणनांक में हमने ये पढ़ा था असामान्य मूल्य द्रव्यमान का टॉपिक पढ़ा था। जब किसी विलायक में विलेय को घोला जाता है तो विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो परिवर्तित होता है। यानी परिवर्तित होने का मतलब वहां पढ़ा था या तो उसका वियोजन हो जाएगा या उसका क्या हो जाएगा, समगुणन हो जाएगा। तो वन टॉप गुणनांक की वहां पर अपन ने 3 परिस्थितियां पढ़ी थी। देखो वन टॉप गुणनांक को हमने पढ़ा था आई से रिप्रेजेंट किया था। एक तो आई का मान 1 पढ़ा था। आई का मान 1 कब होता है, वन टॉप गुणनांक का 1 मान तब होगा जब विलेय का न तो वियोजन होगा न ही समगुणन होगा। एक अपन ने कंडीशन पढ़ी थी आई का मान 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कब होता है, जब वियोजन हो जाता है, कोई पदार्थ उसका आयनों में टूट जाता है तब उसका क्या हो जाता है, वन टॉप गुणनांक 1 से ज्यादा होता है। और जब 1 से कम भी होता है वन टॉप गुणनांक का मान 1 से कम, और 1 से कम कब होता है, उसका समगुणन होता है। उसका क्या हो जाता है, समगुणन हो जाता है, यानी अवयवी कणों की संख्या में क्या जाती है, कमी आ जाती है। तो इसके लिए आपको वियोजन है, कौन सा पदार्थ है वो आयनों में टूटता है कौन सा नहीं टूटता है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वैसे आप कंपाउंड को देखोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट वो पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड है वो टूटता है और कौन सा नहीं टूटता है। तो यहाँ पर देखिए, और समगुणन में देखिए, समगुणन में वही आएगा आपके पदार्थ, समगुणन में वह पदार्थ ही मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में समगुणन मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे यहाँ पर देखो तो KCl है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, KCl है तो KCl का आयनन करते तो क्या बनता है, K प्लस और Cl माइनस बनता है। अब इसके लिए यदि आप देखो तो I बराबर वन टॉप गुणनांक, अब एक पदार्थ तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया, इसका वियोजन हो रहा है। एक यौगिक दिया हुआ है Al2SO4 का ट्राइस दिया हुआ है, तो Al2 एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम Al प्लस 3, प्लस की 3 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। सल्फेट, सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2। एल्यूमिनियम कितना है, देखो 2, सल्फेट कितना था 3। तो इस पदार्थ को तोड़ा, ये पदार्थ तो एक ही था, यहाँ तो यहाँ ये पदार्थ भी एक ही है, ये टोटा तो कितने बन गए, देखो 2 और ये 3, ये तो 2 एल्यूमिनियम आए और ये कितने हैं 3। तो यहाँ पर आई का मान कितना आ रहा है 5, यहाँ आई बराबर कितना आ रहा है 5। अगला कंपाउंड इसमें दिया हुआ है C12H22O11। अब ये आपने पढ़ा था क्या, सरकरा, तो सरकरा का ना तो वियोजन होता है ना ही समगुणन होता है, इसलिए इसका आई का मान कितना होगा, 1 होगा। वन टॉप गुणनांक कितना होगा, सरकरा का 1 होगा। नेक्स्ट आपको कंपाउंड दिया हुआ इसमें CaCl2 है, तो CaCl2 के लिए देखो आप, CaCl2 टूटेगा तो Ca+2 होता है और क्लोरीन पर माइनस होता है, लेकिन क्लोरीन कितना है 2। तो इस एक पदार्थ से भी देखो कितना बन गया, एक तो ये हो गया और 2 एक और 2 कितने हो गए 3, तो आई बराबर 3। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, निम्न यौगिकों को वन टॉप गुणनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। तो देखो वन टॉप गुणनांक के बढ़ते क्रम में लिखोगे तो शर्करा का तो वन टॉप गुणनांक कितना आ रहा है A, यहाँ KCl का कितना आ रहा है 2, Al2SO4 का कितना आ रहा है 5 और इसका कितना आ रहा है 3। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। इन 3 पदार्थों का तो आयनन हो रहा है, तो संख्या काउंट कर लोगे बस, और क्या इनमें एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक एक 2 इसलिए लिखा है। यहाँ एल्यूमिनियम कितना देखो 2 और ये 3, भाई लिखा हुआ भी देखो 2, तो धनायन ऋणायन जिनमें बनते हैं उनका योग करना है, तो ये कितना आ रहा है 5। CaCl2 का कितना आ रहा है, ये 1 और ये 2 3, और इसका ना वियोजन और ना समगुणन। तो इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा बढ़ते क्रम के लिए, देखो अब इसका कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका आंसर सबसे कम किसका होगा, शर्करा का, तो 0.1 m C12H22O11, फिर आएगा 0.1 m KCl का 2 पड़ा था, फिर आएगा 0.1 m CaCl2, लास्ट में आएगा 0.1 m Al2SO4 का ट्राइस। तो ये हो जाएगा वन टॉप गुणनांक का बढ़ता क्रम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये है, तो क्वेश्चन से जो है पहला किसी विलेन की मोलरता पर ताप का प्रभाव लिखा, तो ताप बढ़ने पर विलेन की मोलरता घटती है क्योंकि ताप बढ़ने पर विलेन का आयतन बढ़ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न यौगिकों को वन टॉप गुणनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें 0.1 m KCl है, 0.1 m Al2SO4 ट्राइस है, 0.1 m C12H22O11 है, 0.1 m CaCl2 है।
तो इनको बढ़ते क्रम में नोट करेंगे। 0.1 एम C12H22 O11, 0.1 एम KCl लिख दिया, उसके बाद 0.1 एम CaCl2 और इसमें 0.1 एम Al2SO4। इनका वन टाप पूर्णांक बता दिया। C12H22 वगैरह का वन टाप पूर्णांक कितना होता है ये भी याद कर लेंगे आप, 1 होता है। इसका कितना बताया था अभी सोल्व करके, 2 होता है। इसका वन टाप पूर्णांक कितना था, 3, और इसका वन टाप पूर्णांक 5 था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक आपको मिलेगा गलूबर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका ताप का प्रभाव लिखिए। गलूबर लवण का रासायनिक सूत्र और इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। देखो गलूबर लवण का, गलूबर लवण जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 और इस पर जो ताप का प्रभाव है विलेयता के लिए दिया हुआ है, तो वो देखिए आप गलूबर लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस से ताप तक बढ़ती है। इससे अधिक ताप पर विलेयता घटती है, क्योंकि जल का निर्जलीकरण हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी आप समझ लें अच्छे से। गलूबर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका ताप का जो प्रभाव है, ताप का इसमें भी कंसेप्ट दिया हुआ है, छोटा सा विलेयता के लिए। तो गलूबर लवण का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4.10H2 होता है। इस गलूबर लवण की जो विलेयता है 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी विलेयता बढ़ती है, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी विलेयता बढ़ती है। लेकिन इससे अधिक ताप पर, इसकी विलेयता घट जाती है। क्यों कि 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा तो इसमें जो पाया जाने वाला जो जल है ये वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं इसकी विलेयता कब तक बढ़ती है, किस टेम्परेचर तक बढ़ती है। तो टेम्परेचर आपको ध्यान होना चाहिए 32.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, और इससे अधिक टेम्परेचर पर इसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होने पर इसमें जो जल है इसका क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। तो ये था। एक इसमें आपके आएगा, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल की सलाह दी जाती है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें, क्या गर्मियों में कार के, ये क्वेश्चन आप उसको देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, बुक्स में है सारे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपकी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनका आपको आंसर नोट करवाना जरूरी है। क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल की सलाह दी जाती है। तो देखिए गर्मियों में कार के रेडिएटर में, कार का जो रेडिएटर होता है, कई बार आप देखते हो कि सर्दियों में जो गाड़ियां वो स्टार्ट नहीं होती है, तो उसका रीजन क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल की सलाह दी, यानी मेन इसमें इसका फंक्शन क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल का क्या फंक्शन है, ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल की जो सलाह होती है वो गर्मियों में नहीं दी जाती है, इसकी सलाह गर्मियों में नहीं जाती। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो कार के रेडिएटर में क्या करते हैं, जल का जो हिमांक होता है,
यानी जल को क्या करता है, जमने से रोकने का काम करता है। इसलिए इसका जो उपयोग होता है वो किसमें किया जाता है, सर्दियों में किया जाता है। तो पहले एक बार एक काम करें आप, ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें, ग्लोबल लवण वाला, इसका आंसर भी नोट कर लें। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये नोट करें, इसका मैं आपको आंसर लिखवा देता हूं। तो इसका आंसर आप नोट करें। क्या गर्मियों में कार के रेडिएटर में इतनी ग्लाइकोल की सलाह दी जाती है? तो उसका हो जाएगा नहीं। तो आगे क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल की मांग को कम करता है। क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल की मांग को कम करता है। यहां लाइन लिख देता हूं, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल के मांग को कम करता है। क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल की मांग को कम करता है। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, क्या गर्मियों में कार के लिए एथिलीन ग्लाइकोल की सलाह दी जाती है? तो नहीं दी जाती, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल की मांग को क्या करता है, सर्दियों में। और यह सर्दियों में, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल की मांग को कम करता है, तो सर्दियों में क्या करता है, एथिलीन ग्लाइकोल जल को जमने से रोकता है। तो ये लाइन भी साथ में आप नोट कर लें, सर्दियों में एथिलीन ग्लाइकोल कार के रेडिएटरों में जल को जमने से रोकता है। क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल की मांग को कम करता है, सर्दियों में एथिलीन ग्लाइकोल कार के रेडिएटर में जल को जमने से क्या करता है, रोकता। इसलिए इसके उपयोग की सलाह कहाँ दी जाती है, सर्दियों में दी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। न्यूमेरिकल्स के अलावा न्यूमेरिकल्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी अपन ने पढ़े हैं, और आगे जो भी टॉपिक्स इसका वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।